नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर आपको ले चलेंगे अमृतसर के उसी जलियांवाला बाग में जहां इंसानियत ने अपना सबसे खौफनाक चेहरा देखा था। ये वो जगह है जहां एक दिन ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे और मासूम भारतीयों पर बेरहमी से गोलियों की बारिश कर दी थी। इतिहास के इस दर्दनाक पन्ने को करीब से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 13 अप्रैल 1919 इतिहास की एक ऐसी मनहूस तारीख जिसे स्याही से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के गर्म खून से लिखा गया था। ये वो दिन था जिसने ब्रिटिश राज के चेहरे पर ऐसा काला दाग लगाया जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। अगर आप आज भी इस बाग में खामोश खड़े होकर सुनेंगे तो शायद आपको उन मासूमों की चीखें सुनाई देंगी। लेकिन ये कत्लेआम अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे कई सालों का क्रूर षड्यंत्र था। इस खूनी खेल की नींव पड़ी थी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान। जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया में अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रहा था, तब लाखों भारतीय सैनिकों ने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाई। भारतीयों को एक भोली सी उम्मीद थी कि इस वफादारी और शहादत के बदले अंग्रेजी हुकूमत उन्हें आज़ादी की ओर ले जाने वाले कुछ अधिकार देगी। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत में उठ रही आवाज़ों को कुचलने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया था। इसके तहत पुलिस को असीमित ताकतें मिल गई थीं, बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के जेल। भारतीयों ने इसे युद्ध के समय की मजबूरी समझकर बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाया। आज़ादी या रियायत देना तो दूर, उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपते हुए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में उस क्रूर आपातकालीन कानून को हमेशा के लिए स्थायी बना दिया। फरवरी 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद इस बिल को जबरन पास कर दिया गया। ये कोई आम कानून नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी के गले में डाला गया एक फंदा था, रॉलेट एक्ट। इस शैतानी कानून का एक ही खौफनाक नारा था, ना दलील, ना वकील, ना अपील। अब पुलिस को यह अंधा अधिकार मिल गया था कि वो महज शक के आधार पर किसी भी हिंदुस्तानी को उठाकर 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल की कोठरी में सड़ा सके। प्रेस की आज़ादी का गला घोंट दिया गया और किसी भी सार्वजनिक सभा पर पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेजों का मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदुस्तानियों के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई भी आज़ादी का ख्वाब देखने की जरूरत न कर सके। लेकिन अंग्रेज भूल गए थे कि जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो वो खौफ नहीं, बगावत को जन्म देता है। इस काले कानून के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। इसी सुलगती आग के बीच महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का शंखनाद कर दिया। 6 अप्रैल 1919 के दिन पूरे भारत में एक अभूतपूर्व हड़ताल बुलाई गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की सड़कें सूनी हो गईं, दुकानें बंद कर दी गईं, लेकिन लोगों के दिलों की धड़कनें आज़ादी के नारों के साथ और तेज हो गईं। इस आंदोलन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं का भी साथ मिला। इस बगावत का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा पंजाब। पंजाबियों का खून उबल रहा था। 9 अप्रैल 1919 रामनवमी का पवित्र दिन था। अमृतसर की सड़कों पर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी। हिंदू और मुसलमान, जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा शिकार माने जाते थे, आज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वे एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं था, ये भारत की एकता का वो महासागर था जिसमें अंग्रेजी राज डूबने वाला था। अमृतसर में इस शांतिपूर्ण लेकिन विशाल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 2 बेहद लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेजों को यह हिंदू मुस्लिम एकता और इन नेताओं का बढ़ता कद किसी खौफनाक सपने जैसा लग रहा था। बौखलाई हुई अंग्रेजी हुकूमत ने कायरता का सहारा लिया। 10 अप्रैल की सुबह डिप्टी कमिश्नर ने चालाकी से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अपने घर बुलाया और उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुपचुप तरीके से शहर से बाहर निकालकर धर्मशाला की जेल में भेज दिया गया। उधर पंजाब के हालात का जायजा लेने आ रहे महात्मा गांधी को भी पलवल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेताओं को रातों रात गायब कर देने से जनता डर कर अपने घरों में छुप जाएगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी।
जैसे ही अपने चहेते नेताओं की गिरफ्तारी की खबर फैली, अमृतसर का माहौल बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर करीब 50,000 निहत्थे लोग सिविल लाइंस की तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ आज़ादी के दीवाने निहत्थे भारतीय थे और दूसरी तरफ संगीने ताने खड़ी क्रूर अंग्रेजी पुलिस। अब अमृतसर की सड़कों पर खून बहना तय था और इसी खून की गंध सूंघते हुए एक ऐसा जल्लाद अमृतसर की तरफ कदम बढ़ा रहा था जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए नफरत का पर्याय बनने वाला था, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। और फिर आया वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का पवित्र त्योहार। पंजाब के कोने कोने से हजारों किसान अपने परिवारों और मासूम बच्चों के साथ स्वर्ण मंदिर दर्शन करने आए थे। वहीं पास में मौजूद था जलियांवाला बाग, चारों तरफ से ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरी एक जगह जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तंग रास्ता था। उसी शाम वहां रौलट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। करीब 20,000 निहत्थे लोग वहां मौजूद थे। तभी इस सभा की भनक उस क्रूर जनरल डायर को लग गई। वो हथियारों से लैस अपने 90 सैनिकों को लेकर बाग की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही डायर ने सबसे पहले उस इकलौते निकास द्वार को ब्लॉक कर दिया। अब वो बाग एक पिंजरे में तब्दील हो चुका था जिसमें 20,000 बेगुनाह लोग कैद थे। डायर की आंखों में कोई रहम नहीं था। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी को भागने का मौका दिए, डायर ने वो हुक्म दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, फायर। एक झटके में जलियांवाला बाग गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा। निहत्थे और मासूम लोगों के सीनों को चीरती हुई गोलियां बरसने लगीं। वहां कयामत का मंजर था। लोग जान बचाने के लिए उन ऊंची दीवारों पर चढ़ने लगे तो डायर के सैनिकों ने उन्हें चुन चुन कर मार गिराया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लोग जान बचाने की उम्मीद में बाग के बीचों बीच बने कुएं में कूदने लगे। औरतों ने अपने बच्चों के साथ उस कुएं में छलांग लगा दी। कुछ ही देर में वो कुआं लाशों से लबालब भर गया। दम घुटने से ही उस कुएं में 120 लोगों की मौत हो गई। 10 मिनट तक बिना रुके 1650 राउंड गोलियां चलीं। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा खून से लथपथ तड़पते रहे। नरसंहार के बाद जनरल डायर बड़ी शान से वहां से चला गया। उसने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। घायलों को एक कतरा पानी तक नसीब नहीं हुआ। पूरी रात रतन देवी जैसी कई बेबस महिलाएं अपने मृत पतियों और बच्चों की लाशों को जंगली जानवरों से नोचे जाने से बचाती रहीं। अंग्रेजों की बेशर्मी की हद तो देखिए। हंटर कमीशन के नाम पर जांच का नाटक हुआ और डायर को इंग्लैंड वापस भेजकर पंजाब का रक्षक बताकर उसका सम्मान किया गया। अंग्रेजों की इस नीचता ने हर हिंदुस्तानी के सीने में सुलग रही आग को भड़काकर ज्वालामुखी बना दिया। इस घोर अन्याय से आहत होकर नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के मुंह पर मार दी और महात्मा गांधी ने भी अपना कैसरे हिंद पदक लौटा दिया। अब आजादी की लड़ाई केवल अधिकारों की मांग नहीं रह गई थी, ये अब आर पार की जंग बन चुकी थी। मगर जलियांवाला बाग की इस खून से सनी मिट्टी ने भारत को ऐसे 2 वीर सपूत दिए जिनकी गूंज से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए हिलने वाली थी। जब इस नरसंहार की खबर लाहौर के पास स्थित एक स्कूल में पहुंची तो वहां पढ़ने वाला एक 12 साल का लड़का स्कूल छोड़कर सीधा अमृतसर की तरफ भाग खड़ा हुआ। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भविष्य के शहीद आजम भगत सिंह थे। उस छोटे से बच्चे ने जलियांवाला बाग पहुंचकर वहां की लाल मिट्टी को अपने मासूम हाथों में उठाया, उसे एक कांच की शीशी में भरा और कसम खाई कि वो अपने देश को इन जालिमों के चंगुल से आजाद कराकर ही दम लेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक और संतोषजनक अध्याय अभी बाकी था। जनरल डायर ने तो गोलियां चलवाई थीं, लेकिन इस पूरे नरसंहार का असली मास्टरमाइंड और पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। उसी ने डायर के हर क्रूर कदम को सही ठहराया था। जनरल डायर तो 1927 में ही लकवा मारने और ब्रेन हेमरेज से तड़प तड़प कर मर चुका था, लेकिन ओ डायर का हिसाब अभी बाकी था। जलियांवाला बाग के उस खूनी मंजर का एक चश्मदीद गवाह था जिसके सीने में बदले की आग 21 सालों तक धधकती रही, सरदार उधम सिंह। उधम सिंह ने अपने देश के बेगुनाहों का खून अपनी आंखों से बहते देखा था। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस नरसंहार के मुख्य दोषी को उसी के घर में घुसकर मारेंगे।
2 दशकों तक अपना नाम और भेष बदलते हुए कई देशों की खाक छानते हुए वो आज़ादी का दीवाना आखिरकार लंदन पहुंच ही गया। 21 सालों का लंबा इंतजार, आखिरकार 13 मार्च 1940 का दिन आया। लंदन का कैक्सटन हॉल, जहां माइकल ओडायर एक सभा में भाषण दे रहा था। सरदार उधम सिंह एक मोटी किताब के अंदर पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटकर उसमें अपनी बंदूक छिपाकर उस हॉल में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही सभा खत्म हुई और ओडायर अपनी कुर्सी से उठा, उधम सिंह ने अपने रिवॉल्वर निकाली और सीधा उस शैतान की तरफ तान दी। लंदन के उस हॉल में गूंजी उन गोलियों की आवाज असल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में चीखने वाले उन हजारों बेगुनाहों की आवाज थी। ओडायर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। 21 साल पुराना वो कर्ज उधम सिंह ने ब्याज समेत चुका दिया। उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़े रहे और गर्व से अपनी गिरफ्तारी दी। उन्होंने पूरी दुनिया को ये खौफनाक पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तानी अपने बेगुनाहों का बहा एक एक कतरा खून कभी नहीं भूलते। उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन की जेल में फांसी दे दी गई और वे अमर हो गए। जलियांवाला बाग की वो गोलियों से छलनी दीवारें आज भी हमें उस दर्द और शहादत की याद दिलाती हैं। उसी लहू ने हमारे देश में आज़ादी की वो चिंगारी भड़काई जिसने 1947 में ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया।